In question number 11, we are having, in how many ways can the letters of the word permutations be arranged if the words start with P and end with S? हमेशा P से शुरू हो और S से खत्म हो. कितने लेटर्स हैं टोटल? 12 है. तो P से शुरू हो और हमेशा S पे खत्म हो, यानी कि बीच में 10 लेटर्स हमने फिल करने. 10 लेटर्स के लिए वी आर हैविंग 10 डिजिट्स अवेलेबल. P और S को छोड़ के टोटल 12 डिजिट्स से हम लेटर्स थे हमारे पास. 12 में से 2 लेटर्स हमने फिक्स कर दिए. फर्स्ट प्लेस पे हमेशा P आएगा, सेकंड प्लेस लास्ट प्लेस पे हमेशा S आएगा. बीच वाले लेटर्स 10 लेटर्स इन बाकी के 10 डिजिट लेटर्स से फिल हो सकते हैं. तो 10 places can be filled with 10 letters in how many ways? 10p 10 यानी कि 10 फैक्टोरियल. ठीक है, 10 फैक्टोरियल वेज में फिल हो सकते हैं वो. और कितनों की रेपिटेशन है? क्या बस एक t रिपीट हो रहे? तो दैट कैन बी डन इन 2 फैक्टोरियल वेज. तो यहाँ पे ये सारा आपने जो है लिखना है कि between P and S there are 10 places. These 10 places can be filled with remaining 10 letters in 10 factorial upon 2 factorial ways. ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, ये वाली कैलकुलेशंस आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो. अगर इस तरह से बड़ी कैलकुलेशंस आ जाती हैं तो यू कैन स्किप दैट ऑल्सो. गॉट इट? सो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. उसके बाद हाँ जी, फैक्टोरियल मीन्स उस स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट करके 1 तक जितना भी बनता है उन सबका प्रोडक्ट. अगर 5 फैक्टोरियल है, 5 से 1 तक सभी नंबर्स लिख के उनका प्रोडक्ट. 7 फैक्टोरियल है तो 7 से लेके 1 तक सभी नंबर्स लिख के उनका प्रोडक्ट. एंड 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज टेकन एज 1. हाँ जी बेटे, हैं यहाँ पे लेटर्स हैं बेशक, बट हम क्या निकाल रहे हैं? वी आर फाइंडिंग द नंबर. कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हम फॉर्म कर सकते. ठीक है. सेकेंड पार्ट, वॉवल्स आर ऑल टुगेदर. अब सेकेंड पार्ट के लिए वॉवल्स ऑल टुगेदर, कितने वॉवल्स हैं यहाँ पे? कितने वॉवल्स हैं? 5 A-E-I-O-U. अब इन वॉवल्स को, अब उसने क्या कहा? वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, मतलब इनको हमने पैकेट बना दिया. जहां भी जाएंगे ये सारे इकट्ठे जाएंगे. ये एक पैकेट ले लिया. रह क्या क्या गया? P R M T देन अगेन T N एंड S. टोटल 8 हो गए पैकेट को मिला के. तो अब these कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? 8 फैक्टोरियल. किसकी रेपिटेशन हो रही है बीच में? P की रेपिटेशन हो रही है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. लेकिन यहाँ पे ये 5 जो आपको लेटर्स गिवन है, वॉवल्स गिवन है, these can be arranged among us themselves also. इनका भी ऑर्डर लिखने का चेंज हो सकता है. सो मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल. जब भी पैकेट वाला बना के करोगे क्वेश्चन, आपने ये ध्यान रखना है, अगर ये लेटर्स आपके डिफरेंट हैं तो जितने लेटर्स आपने पैकेट में लिए हैं उतने फैक्टोरियल से साथ में मल्टीप्लाई कर दो. उस दिन हमने जो क्वेश्चन किया था आई वाला, उसमें हमने 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि इनको आगे पीछे कर दो तो वो एक ही वर्ड आपका फॉर्म होगा. आए आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट यहाँ पे क्योंकि ये डिफरेंट है तो आगे पीछे करने पे आपका नया वर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो इसलिए हमने इंटू 5 फैक्टोरियल यहाँ करना है. गॉट इट? तो जब भी ऑल वॉवल्स आर टुगेदर या ऑल दीज लेटर्स रिमेन टुगेदर आता है, जिनको इकट्ठे रखना है उनका एक पैकेट बना लो. बाकी वाले लेटर्स लिख लो. काउंटिंग करो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. दिस विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट. तो अब ये 8 कैन बी अरेंज्ड इन 8 फैक्टोरियल. और टी की क्योंकि रेपिटेशन हो रही है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया. अब पैकेट वाले को चेक करो, अगर ये अरेंज हो सकते हैं अमंग अस देमसेल्व्स तो उतने फैक्टोरियल से आप मल्टीप्लाई कर दो. इन केस अगर मान लो यहाँ पे 2 बार ई होता आपका, ठीक है, लेट अस सपोज, तो यहाँ इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में फिर 2 फैक्टोरियल करना.
बट यहाँ भी रेपिटेशन नहीं है, तो हमने सिंपली क्या किया, 5 फैक्टोरियल। क्लियर, आ गया समझिए? ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन लीव अप टू दिस पॉइंट। आ गया समझ? चलें अगले पे। अब थर्ड पार्ट, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर्स होंगे। कितने डिजिट्स लेटर्स थे टोटल हमारे पास? 12। तो 12 प्लेसेस बना लो। अब P और S के बीच में हमेशा क्या कह रहा है वो, 4 लेटर्स होंगे। मान लो मैंने P को यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो 1 2 3 4 लेटर्स छोड़ के S मेरा यहाँ पे आएगा। ठीक है, इनकी पोजीशंस लिख लेते हैं। अब अगर P फर्स्ट प्लेस पे है तो S कौन से प्लेस पे आ रहे हैं? 6th प्लेस पे। 1 वे ये हो गया। P को मैंने सेकंड पे किया तो S कौन से प्लेस पे आ जाएगा? 7th पे। P को 3 पे किया तो 8 पे, 4 पे किया 9, 5 पे 10, 6 पे 11, 7th प्लेस पे किया तो 12th प्लेस पे। लेकिन अगर मैं P को 8th प्लेस पे करती हूँ तो 13th वर्ड लेटर मेरे पास नहीं है, 13th प्लेस नहीं है मेरे पास उसको दोबारा से लिखने के लिए। तो इट मींस P की पोजीशन 7 से आगे वाली हम नहीं ले सकते। हाँ जी बिल्कुल। अब ये कितने वेज बन रहे हैं? 7 वेज बन रहे हैं। अब सेम वे में उसने हमें ये नहीं कहा कि P हमेशा पहले ही आएगा और S हमेशा बाद में ही आएगा। उसने बस ये कहा है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। तो अब हम ये पोजीशंस इंटरचेंज कर सकते हैं। S यहाँ लिख दिया, P यहाँ लिख दिया। सेम वे में अगेन 7 केसेस बनेंगे, तो टोटल कितने वेज बन गए? 14 वेज। ठीक है, और इन हाउ मेनी वेज द कैन द लेटर्स बी अरेंज्ड? अब ये 14 वेज तो ये वाले हो गए। अब बाकी के लेटर्स जो हैं वो कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? बाकी कितने लेटर्स बच गए? 10। तो इनटू 10 फैक्टोरियल, T की रेपिटेशन है, अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ये 14 वेज P और S की पोजीशंस के लिए हो गए। बाकी लेटर्स को भी हमने अरेंज करना है, तो बाकी लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, सो दिस वाज योर टॉपिक परम्यूटेशंस। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आई विल सेंड। डेली के 5 क्वेश्चंस सेंड कर दिया करो, तभी प्रैक्टिस होएगी, अदरवाइज तो आप, मुझे नहीं लगता ये घर जाके करते हो। क्या करते हो? So daily I will send 5 questions. आज permutations के ही 5 भेजूंगी, जो नहीं होंगे tomorrow we will discuss. अब next जो हम ले रहे हैं topic, that is the combinations. Subjective है, next paper will be subjective. और इसी chapter से start होएगा। कौन से? नहीं, अब वो सब्जेक्टिव में ही आएंगे। वो तो सब्जेक्टिव में ही थी, वो ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं। वो वैसे भी सब्जेक्टिव में थी। कौन सा? क्यों? आएगा, बिल्कुल आएगा, दिसंबर में आएगा, तभी आपका मार्च तक उसकी प्रैक्टिस होगी, करवा देंगे, क्योंकि वो कंसेप्ट आपका +2 में भी यूज होना है, तो उस पे होल्ड होगा, तभी फायदा है +2 में। चलिए, अब है हमारे पास कॉम्बिनेशंस। अभी परम्यूटेशंस में क्या था? थिंग्स को अरेंज करते थे इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। कॉम्बिनेशंस में क्या है? वी आर जस्ट टू सिलेक्ट द थिंग्स। n थिंग्स हमें गिवन है, n में से r थिंग्स हमने सिर्फ चूज करनी है, हमने सिर्फ सिलेक्ट करनी है, उनको अरेंज नहीं करना। ठीक है, तो वी आर जस्ट टू सिलेक्ट द थिंग्स। आपको मैं ये पहले भी डिफरेंस बता चुकी हूँ। मान लो मेरे पास अगर 2 चीजें हैं, A और B, अगर हम परम्यूटेशन की बात करते हैं तो AB और BA, these are 2 different ways of arranging the things, but combination में these are representing the same thing, क्योंकि हम सिर्फ 2 चीजें चूज कर रहे हैं, A और B को किस ऑर्डर में चूज किया that doesn't matter in combinations, but permutation में order matters a lot. This is the only difference between permutation and combination. ठीक है, permutation हम NP for permutation लेते थे। अब जब हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो
दिस विल बी NCR. अगेन द वैल्यू ऑफ n जो है दैट विल बी ईदर इक्वल टू और ग्रेटर देन r. n हमेशा r के इक्वल या r से बड़ा होगा, r से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि कम चीजों में से आप ज्यादा चीजें सिलेक्ट नहीं कर सकते हो. एंड दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. ठीक है, क्लियर? तो अगर इसको मुझे NPR में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट होएगा? NCR को इफ आई वांट टू कन्वर्ट इनटू NPR तो कैसे कन्वर्ट करें? NPR किसके इक्वल होते हैं? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. अब इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है इसमें तो क्या करेंगे? NPR को मुझे NCR की टर्म्स में लिखना है. यहाँ पे NCR को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो NPR के इक्वल हो जाए? R फैक्टोरियल से. या अगर NPR को NCR के टर्म्स में लिखना है तो इधर क्या करोगे? डिवाइड करोगे. ठीक है, तो अगर NCR को आप R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हो तो दैट इज इक्वल टू NPR. गॉट इट? ये R फैक्टोरियल क्या है? जिस ऑर्डर में आप थिंग्स अरेंज कर रहे हो उसका नंबर ऑफ वेज है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द थिंग्स. अगर आप नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द थिंग्स से कॉम्बिनेशन वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको क्या मिलता है? NPR की वैल्यू मिलती है. ठीक है, तो मेन आपने ये NCR वाला जो फॉर्मूला है वो याद रखना है. ये आपकी थ्योरम 5 है. NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल. दिस इज योर पेज नंबर 150. NPR थ्योरम 5 है. NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल. उसके बाद ये थोड़े से छोटे से रिजल्ट्स हैं, थोड़े थोड़े जो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो. NCN माइनस R, अगर ये आपको गिवन है, दिस इज इक्वल टू NCR. वैल्यूज डाल के देख सकते हो. NCN माइनस R क्या होगा? N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय द डिफरेंस N माइनस N प्लस R. ये कैंसल आउट होके व्हाट यू आर लेफ्ट विद R फैक्टोरियल. ये NCR का रिजल्ट है. हाँ जी, कौन सा? हाँ, फॉर्मूला यही रहेगा. NCR जो यहाँ नंबर है, जो यहाँ नंबर है उनको ही लेके चलते. ठीक है, ये हमेशा कॉम्बिनेशन अगर है तो दैट इज इक्वल टू जितनी टोटल थिंग्स गिवन है डिवाइडेड बाय जितनी सिलेक्ट करनी है डिवाइडेड बाय उनका जो डिफरेंस है. मतलब नीचे मल्टीप्लाई हो गया, अगर ऊपर वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग बोलने तो डिवाइड होता है. ठीक है, यानी कि N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल. यहाँ अगर मेरे पास चेंज हो जाता है, मान लो यहाँ पे N माइनस 1 CR हो जाता है, तो अब मैं N माइनस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग लेके चलती हूँ. जो ऊपर वाला नंबर है उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल इंटू डिफरेंस का फैक्टोरियल. सो दिस विल बी N माइनस R माइनस 1 का फैक्टोरियल. ठीक है, क्लियर है ये चीज? अगर यहाँ N प्लस 1 होता तो क्या बनना था? N प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन हाँ N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल. क्लियर है ये? ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हमारा है रिजल्ट. थ्योरम 6 है ये. NCR प्लस NCR माइनस 1. अगर आप दो जो है कॉम्बिनेशंस ऐड कर रहे हो जिसमें आपकी नंबर ऑफ थिंग्स सेम है बट जो आप थिंग्स सिलेक्ट कर रहे हो उनमें 1 का डिफरेंस है, तो NCR प्लस NCR माइनस 1, तो दैट विल बी गिवन बाय
जो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स हैं उनमें 1 प्लस हो जाता है और r हमेशा बड़े वाला लेके चलते हैं, नंबर ऑफ थिंग्स हमेशा जो बड़े वाली हैं वो लेके चलते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज कि अगर मेरे पास है इस तरीके से 6c5 प्लस 6c4, तो दैट विल बी इक्वल टू 7c5. These results will be same. Got it? अच्छा, वन मोर थिंग, अगर हमें गिवन है NCA इज इक्वल टू NCB, ये भी रिजल्ट है जो हम डायरेक्ट यूज करते हैं। अगर NCA इज इक्वल टू NCB है, देन ईदर A इज इक्वल टू B और N इज इक्वल टू A प्लस B। इन दोनों में से कोई एक रिजल्ट जो है वो आपका सेटिस्फाई होगा, या तो A B के इक्वल होगा तब NCR की वैल्यू इक्वल होगी आपकी, या फिर N जो है दैट विल बी इक्वल टू A प्लस B। देखो ये रिजल्ट कैसे फॉलो करेगा आपका, उससे पहले ये चीज देखो कैसे आएगी। सिक्स सी टू निकाल लो, क्या आएगा, कैसे निकाल लेंगे? हाँ, किसके इक्वल आया ये? फिफ्टीन आ गया। अब 6c4 निकाल लो। इंटू 2 फैक्टोरियल को खोल लिया मैंने, इंटू 2 लिख दिया। इसको आगे इसलिए नहीं खोला क्योंकि नीचे भी फैक्टोरियल था ना, मैंने अपना टाइम सेव करने के लिए फैक्टोरियल को फैक्टोरियल से कट कर दिया। अब 6c4 करो कैलकुलेट, क्या आएगा? हाँ जी, सेम चीज आ रही है। अब यहां चेक करो, n सेम था, a और b दोनों इक्वल नहीं है, 4 इज नॉट इक्वल टू 2, बट n इज इक्वल टू a प्लस b, 6 इज इक्वल टू 2 प्लस 4। तो या ये कंडीशन ट्रू होगी या ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर दो कॉम्बिनेशन हमें इक्वल गिवन है तो इधर जो इनका यहाँ पे बेस वैल्यू है दैट विल बी सेम, और इनका सम इज इक्वल टू जो इतनी नंबर ऑफ थिंग्स आपको गिवन है। ये रिजल्ट भी लिख लो बुक में, गिवन भी है ये आपका पेज नंबर 151 पे। उसके बाद NC0 या NCN, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जितनी चीजें गिवन है उतनी ही चीजें अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो या कोई भी चीज आप नहीं सिलेक्ट कर रहे हो तो जो आपका कॉम्बिनेशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1। अब एक्सरसाइज पे आ जाओ, एक्सरसाइज 7.4। फर्स्ट क्वेश्चन है NC8 इज इक्वल टू NC2, फाइंड NC2। कैसे करेंगे? n इज इक्वल टू a प्लस b वाला कंसेप्ट आप यूज कर रहे हो। NC8 इज इक्वल टू गिवन है हमें NC2। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा, a इक्वल टू b वाला, यानी कि a नॉट इक्वल टू b है तो ये नहीं ले सकते। सेकेंड पार्ट क्या था? अगर NCA इक्वल टू NCB था कि n इज इक्वल टू a प्लस b, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। ठीक है, क्लियर। अब सेकेंड पार्ट पे आइए, डिटरमिन n इफ 2nC2 रेशो nC2 इज इक्वल टू 12 रेशो 1। अगेन यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करना है आपने। टू NC2 रेशो NC2, दिस इज इक्वल टू 12 रेशो 1। 2nC2 किसके इक्वल आएगा? 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस फैक्टोरियल। ठीक है, और यहां से NC2 मेरी बुक में 2 है, 3 गिवन है, 2nC3 3 से कर लो।
यहाँ भी 3 है। चलो अब ये क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल, जो इसका डिनोमिनेटर था वो मैं ऊपर लिख रही हूँ, तो क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल एंड n माइनस 3 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे, 2n को 2n फैक्टोरियल को रीराइट कर लेंगे, 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। आ गया ये, पहले तो 3 से 3 ये कट कर दो। अब n फैक्टोरियल बड़ा है n माइनस 3 फैक्टोरियल से, तो नीचे इसको खोल लोगे, ये 2n माइनस 3 फैक्टोरियल एज इट इज, n फैक्टोरियल को ओपन किया, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल, ऊपर भी n माइनस 3 फैक्टोरियल एज इट इज। ये स्टेप क्लियर है? आ गया ये स्टेप समझ? दोबारा देख लो, पहले इधर 2n फैक्टोरियल है, यहाँ पे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है, n माइनस 3 फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल। पहले 2n वाला देखो, 2n बड़ा है 2n माइनस 3 से, तो हमने इस 2n को बैक किया कहाँ तक, जब तक 2n माइनस 3 फैक्टोरियल नहीं आ गया। 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल एज इट इज। फिर ये वाला n माइनस 3 फैक्टोरियल एज इट इज, क्योंकि n फैक्टोरियल बड़ा था, n फैक्टोरियल को खोला अगेन, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? ये जो भी बड़े वाला फैक्टोरियल होता है उसको आप तब तक एक्सपैंड करो जब तक आपको छोटे वाला फैक्टोरियल नहीं मिल जाता, फिर आप डायरेक्ट फैक्टोरियल्स को कट कर देते हो। अब n माइनस 3 फैक्टोरियल कट जाएगा और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये वाला n कट गया, यहां से भी 2 कॉमन ले लोगे 2n माइनस 2 में से, तो हाँ जी, हाँ, उसके बाद ये वाला एज इट इज लिखा, ऊपर वाले में ही 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल था ना नीचे, तो फिर यहां तक ही खोला। हाँ हाँ जी, डलना है ये। मैंने क्या किया बेटे, ये देखो, मैंने 2n फैक्टोरियल को खोलना है अगर, तो ये कैसे खुलेगा, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3, यहाँ पे अगला वैसे क्या आना था 2n माइनस 4, और कहाँ तक जाना था अप टू 1। ठीक है, अब मुझे नहीं पता अगले नंबर्स क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे। 2n माइनस 3 फैक्टोरियल मेरे पास यहाँ भी था, जिसको अगर मैं ओपन करती तो क्या आना था 2n माइनस 3 2n माइनस 4 अप टू 1। तो मैंने क्या किया, इनको अब एक्सपैंड करके कट करने की बजाय फैक्टोरियल फॉर्म में ही डायरेक्ट कट कर दिया। सेम यहाँ पे n माइनस 3 फैक्टोरियल था तो n को एक्सपैंड किया n माइनस 3 फैक्टोरियल तक और फिर कट कर दिया। इससे हमारा टाइम और कैलकुलेशन इजी हो जाते हैं, टाइम सिंपल बच जाता है। अब दिस इज इक्वल टू 12। अब मुझे ये बताओ, पहले ये वाला स्टेप क्लियर है, ये कहाँ से आया, ये 2n का n और ये वाला n कट कर दिया, ये वाला 2 बच गया। ठीक है, उसके बाद इस 2n माइनस 2 में से ये 2 मैंने बाहर ले लिया, यहाँ क्या रह गया n माइनस 1, और ये वाला 2n माइनस 1 एज इट इज। ये स्टेप आ गया समझ? डिनोमिनेटर में भी n कट गया था, क्या रह गया n माइनस 1 n माइनस 2। अब ये n माइनस 1 भी कट गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और n की वैल्यू निकालो, ये आ जाएगा आपका 8n माइनस 4 20 इज इक्वल टू 4n, तो n इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब चेक कर लो बेशक 10c2 इज इक्वल टू 10c2 5c2, 10c2 और 5c2 का रेशियो अगर आप निकालोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 12। सेकेंड पार्ट इज योर होमवर्क। अब थर्ड पार्ट पे आएंगे, इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क।
चलो फिर थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। सर्कल पे आपको कॉर्ड्स ड्रॉ करनी है 21 पॉइंट्स से, तो हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन। अब देखो 21 पॉइंट्स है मेरे पास टोटल, अब मुझे कॉर्ड्स ड्रॉ करनी है। तो जब हम कॉर्ड्स ड्रॉ करते हैं तो जो भी हमें पॉइंट्स गिवन होते हैं, चाहे मैं इधर से इधर ड्रॉ करूं या इधर से इधर ड्रॉ करूं, दैट विल गिव मी वन कॉर्ड। किस वाले पॉइंट को मैंने पहला लिया, किसको दूसरा लिया, दैट विल गिव मी द सेम कॉर्ड। चाहे मैं ए टू बी ज्वाइन करूं, चाहे मैं बी टू ए ज्वाइन करूं। तो इट मींस यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम पॉइंट्स सिलेक्ट कर रहे हैं। कितने पॉइंट्स हम एट अ टाइम चूज कर रहे हैं फॉर ड्रॉइंग अ कॉर्ड 2 पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ कॉर्ड्स क्या आ जाएगा, दैट विल बी गिवन बाय 21C2, क्योंकि ऑर्डर मैटर यहाँ पे नहीं कर रहा, इसलिए हमने क्या यूज किया है, कॉम्बिनेशन। गॉट दिस पॉइंट? So number of chords that can be drawn through 21 points is 21C2, as 2 points are needed for drawing a chord. Fourth question, in how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? देखो अब गिवन कितने बॉयज हैं हमें, 5, और गर्ल्स कितनी गिवन है, 4, और टीम कितने कितने की बनानी है, 3 बॉयज की और 3 गर्ल्स की। अब ये जब आप इकट्ठा लोगे तभी एक केस, एक टीम आपकी फॉर्म हो रही है। जब भी एक केस आपका कंप्लीट हो रहा है या एक टीम फॉर्म हो रही है, तो वो टीम कैसे फॉर्म हो रही है, यहाँ पे 5 में से आपको 3 चूज करने हैं, यहाँ पे 4 में से आपको 3 चूज करने हैं। अब क्योंकि आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो, ऑर्डर मैटर नहीं करता कि किस ऑर्डर में आपने ए को लिया, बी को लिया या सी को लिया। अब मान लो आपने 3 पर्सन सिलेक्ट किए, यहाँ पे ए बी सी, ये तीनों किस ऑर्डर में लिए वो मैटर नहीं करता, क्योंकि तीनों के तीनों पर्सन से टीम आपकी फॉर्म हो रही है। ठीक है, फेसेस उनके चेंज नहीं हो जाएंगे। अगर आप ए को पहले खड़ा करो, बी को पहले करो या सी को करो, चाहे आप सी को पहले खड़ा करो, ए को करो फिर बी को करो, फेसेस उनके वही रहेंगे। इट मीन्स यहाँ पे अब ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, वी आर गोइंग टू यूज, क्या यूज करेंगे, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, whenever you are to form a team, तो उस टाइम पे आप पर्सन्स को सिलेक्ट कर रहे हो, चूज कर रहे हो, तो यू आर टू गो फॉर द कॉम्बिनेशन। अब 5 बॉयज में से वी आर टू चूज 3, 4 गर्ल्स में से वी आर टू चूज 3। अब ये एक केस यानी कि एक टीम आपकी कब बनेगी, जब ये दोनों के दोनों आप इकट्ठे ले रहे हो। दोनों के दोनों इकट्ठे ले रहे हो मीन्स बीच में मल्टीप्लाई का साइन। एक केस आपका तब कंप्लीट होगा अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। क्लियर? सो ये हो गया आपका नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। नेक्स्ट, number of ways of selecting 9 balls from 6 red, 5 white, 5 blue, if each selection consists of 3 balls of each color. Since balls जो हैं वो अब आपकी आइडेंटिकल होती हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि B1, B2, B3 आप ले रहे हो, वो कलर ब्लू ही आएगा आपका या कलर व्हाइट ही आएगा, जो भी कलर गिवन है डिपेंडिंग ऑन दैट। तो इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी सिलेक्टेड, ये अब आप बता सकते हो। आई होप 9 टोटल सिलेक्ट करनी है, और 9 टोटल सिलेक्ट करनी है, 3 ऑफ ईच कलर। रेड कितनी गिवन है, 6, तो 6 में से कितनी सिलेक्ट कर रहे हैं, तो 3 रेड बॉल्स आउट ऑफ 6 कैन बी सिलेक्टेड इन 6C 3 वेज। उसके बाद 5 व्हाइट बॉल्स हैं, तो इनटू करोगे तब आपका केस कंप्लीट होगा। उसके बाद ब्लू बॉल्स भी 5 हैं, तो वो भी इनटू करोगे तब ये आपका एक केस कंप्लीट हो रहा है, यानी कि दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज। गॉट इट? The total 9 balls can be selected in 6C3 into 5C3 into 5C3 ways. Question number 6. Determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards if there is exactly 1 ace in each combination. Exactly 1 ace in each combination. हर combination में एक ace जरूरी होगा और एक ही हो सकता है। हमें 5 कार्ड combinations निकालने हैं आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कैसे? बताओ जी। एक एग्जैक्टली 1 एस,
51 क्यों? कितने कार्ड्स निकालने हैं मुझे? 5 कार्ड्स निकालने हैं। 5 कार्ड्स में से 1 कार्ड शुड बी एस और बाकी 4 कार्ड्स कुछ भी हो सकते हैं। टोटल 52 कार्ड्स हैं। 52 में से मैंने एस निकाल दिए। कितने बने वो एसेस? 4 एसेस हैं। 4 में से कोई एक निकलेगा ना। अगर आप कह रहे हो कि एक एस ले लिया, ठीक है, बाकी के 4 कार्ड्स के लिए मैं 51 में से निकालती हूँ तो 3 एसेस आर स्टिल देयर, ठीक है ना। वो उनमें से भी एक एस आपका दोबारा आ सकता है, जबकि हमें एग्जैक्टली 1 रखना है। यानी कि टोटल मेरे पास 4 एसेस है। 4 में से एट अ टाइम मुझे 1 एस निकालना है। कोई भी एक एस हो सकता है। और बाकी कितने कार्ड्स रह गए? उसमें से मुझे कितने कार्ड्स निकालने हैं? 4। क्लियर? तो दिस इज योर केस। अब इसमें मुझे ये बताओ वेदर यू आर टू मल्टीप्लाई दिस विथ सम नंबर और नॉट। इसको किसी नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है? यस और नो? वाई नो एंड वाई यस? ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर मैटर नहीं करता कि जिस मर्जी पोजीशन पे वो आ जाए। यहाँ पे 4 में से कोई एक आ सकता है, 4C1 हो गया, और यहाँ पे 48 में से कोई 4 हम ले सकते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। आपको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers? exactly 4 bowlers चाहिए और 5 players ऐसे हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं और 11 की टीम हमने बनानी है। क्या करेंगे? कोई? अच्छा ठीक है। एग्जैक्टली 4 बॉलर्स हैं। बॉलर्स कितने हैं टोटल? 5 कैन बॉल, तो वो 5 में से 4 हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब एग्जैक्टली 5 लेने हैं, यानी कि जो नॉन बॉलर्स हैं वो कितने रह गए? 17 में से 5 को माइनस कर दोगे, कितने रह गए? वो 12। और 4 बॉलर्स हमने ले लिए, टीम 11 की कंसिस्ट हो रही है, तो कितने और प्लेयर्स चूज करने हैं? 7। टोटल 11 प्लेयर्स होते हैं एक टीम में। 11 में से हमने 4 बॉलर्स रखने हैं और बाकी जो बच गए वो कह लो कि बैट्समैन हो गए या विकेट कीपर, जो भी बीच में इंक्लूडेड है। 4 बॉलर्स के लिए टोटल हमारे पास बॉलर्स जो अवेलेबल हैं वो कितने हैं? 5। तो 5 में से 4 बॉलर्स सिलेक्ट किए। अब जो बॉलर्स हैं वो एग्जैक्टली 4 थे, यानी कि नॉन बॉलर्स कितने रह गए हमारे पास? टोटल 17 थे। 17 में से 5 किया, 12 रह गए। और प्लेयर्स कितने और चूज करने हैं? 7। तो इंटू 12C7। नहीं, एग्जैक्टली वर्ड ना होता तब आ सकता था 13। उसने कहा है बॉलर्स एग्जैक्टली 4 होने चाहिए, तो जो 5th बॉलर है उसको लेना ही नहीं है। ठीक है, गॉट इट? सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू टुमारो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।